दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक केस के बारे में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। यह केस एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड है, जो कि झारखंड स्टेट का है। झारखंड हाई कोर्ट के अंदर एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जाता है। यह ऑफेंस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। यह ऑफेंस पोक्सो एक्ट से रिलेटेड है। यह ऑफेंस आईपीसी 376 जो कि रेप का ऑफेंस है उससे रिलेटेड है। इसके अंदर क्या हुआ, एक एक्यूज बनाया गया सचिन विश्वकर्मा के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च कराई गई 2023 के अंदर। एफआईआर नंबर था 253, जहां पर आईपीसी 8060 376 जो कि रेप के ऑफेंस के लिए लगाई जाती है। पोक्सो एक्ट 2012 सेक्शन 6 का जहां पर जो पनिशमेंट है वो रिगेरियस इंप्रिजनमेंट है, जो कम से कम 20 साल की सजा है और लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट है हो सकती है, या फिर डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, और इस केस के अंदर फाइन भी लग सकता है। साथ में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1890 जो कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, जिसके अंदर जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज डब्ल्यू, यह जो सेक्शन है वो हमें ये बताता है कि जब किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के खिलाफ कोई आप ऐसा गेस्चर यूज करते हो, वर्ड यूज करते हो, या कुछ ऐसा एक्ट यूज करते हो जो कि सेक्सुअल नेचर का है, तब यह सेक्शन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लगता है जो शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग नहीं करता। और जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 और क्लोज वी है, यह जो सेक्शन है यह उन व्यक्तियों के खिलाफ लगता है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब महिलाओं के प्रति ऐसा आईपीसी 8060 के में जिनकी पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है, उस तरह का कोई कार्य करते हैं या उस तरह का कोई अपराध करते हैं, तब यह सेक्शन लगाया जाता है। और जो सेक्शन 6 है पोक्सो एक्ट, जो सेक्शन 5 में डिफाइन है, कोई भी जो गर्ल है जो कि 18 साल से छोटी है, वो किसी पुलिस कस्टडी में रह रही हो, या किसी ट्रस्ट में रह रही हो, या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूट में रह रही हो, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रह रही हो, या किसी आर्मी की कस्टडी में रह रही हो, या एयरफोर्स की कस्टडी में रह रही हो, या फिर नेवी की कस्टडी में रह रही हो, या कोई भी ऐसी एनजीओ है या कोई भी ऐसी ट्रस्ट है जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, जहां पर उस ट्रस्ट का उस इंस्टीट्यूट का दायित्व और बढ़ जाता है, तब इस सेक्शन 6 लगाया जाता है जब उसके साथ कोई ऐसी रेप की घटना घटती है। अब जो एक्यूज बनाया गया था इस एफआईआर के अंदर, तो इस एफआईआर के अगेंस्ट एंटिसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई किया जाता है, जहां पर इसके बैकग्राउंड केस के बारे में डिस्कस किया जाता है। यह केस कैसे रजिस्टर हुआ, जो इसमें एक्यूज थे सचिन विश्वकर्मा, इनके जो फादर है, जो इन्होंने एडवोकेट किया वहां पर, उनको ये तथ्य बताए। उन तथ्य में क्या क्या चीजें शामिल थी। जो फादर ऑफ एक्यूज है, जो यानी कि सचिन विश्वकर्मा के जो फादर है, वो कहते हैं कि इन्होंने पहले इस केस से पहले एक एफआईआर लॉन्च कराई थी इनकी फैमिली के अगेंस्ट, विक्टिम की फैमिली के अगेंस्ट या इनके परिवार के अगेंस्ट, और उसके डिफेंस में ये 253 एफआईआर लॉन्च करा रखी है, क्योंकि इनके फादर ने ये कहा था कि वो एफआईआर नंबर 250 है 2023 में इन्होंने पहले एक एफआईआर लॉन्च कराई थी विक्टिम की फैमिली के प्रति। फिर जो सेकंड चीज इसमें सबमिट कराई गई कि जो ये एफआईआर लॉन्च कराई रखी है 253, जिसमें मेन एक्यूज सचिन को बनाया गया कि यह केवल विक्टिम ने डिफेंस लेने के लिए इस एफआईआर को लॉन्च कराया है और ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जो थर्ड जो पॉइंट सबमिट किया गया हाई कोर्ट के समक्ष, वो ये था कि एक्यूज की साइड से और अपोजिट पार्टी विक्टिम की साइड से दोनों वेलविशरों ने इनका एमिकेबल डिस्प्यूट रेज्यूल कर दिया गया है, यानी कि सेटलमेंट कर दी गई है, और विक्टिम और इन्फॉर्मेंट अब ये चाहते हैं कि इस केस को फर्दर प्रोसीड ना किया जाए। तो ये चार जो तथ्य हैं वो जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में रखे गए, जहां पर इन तथ्यों को देखते हुए हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल सचिन को दे दी। इस केस के माध्यम से हमें यह पता लगा कि किस तरह से एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, और गंभीर आरोप होने के बाद भी एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। लेकिन हर केस की, हर एफआईआर की अलग सर्कमस्टांसिस होती है, अलग तथ्य होते हैं, उसी के बेस पे एंटिसिपेटरी बेल मिलती है। इस केस में आप क्या समझे? इस केस में मुझे यह समझ में आया, या मेरी ऑब्जर्वेशन यह कहती है कि
इस तरह के गंभीर आरोप जो कि झूठे निकले, क्योंकि अगर किसी भी महिला के साथ या किसी भी माइनर लड़की के साथ अगर रेप की ऑफेंस होता है तब ऐसी गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। 376 रेप, और फिर पोक्सो एक्ट जो कि 6 लगाया गया था, जो कि पेनिट्रेटिव एग्रावेटिव सेक्सुअल असोल्ट का जो अपराध किया जाता है किसी लड़की के प्रति जो कि 18 साल से कम है, तब ऐसा सेक्शन लगता है। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी अनुसूचित जाति है, जो भी अनुसूचित जनजाति है, उन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों पर कोई भी अत्याचार ना हो, उसके लिए इस एक्ट को बनाया गया था। लेकिन कैसे इस एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है, पोक्सो एक्ट का कैसे मिसयूज किया जा रहा है, और रेप ऑफेंसिव जो कि एक हीनियस क्राइम है, किस तरह से सोसाइटी के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर क्या हुआ कि द टाइम ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, जो यहाँ पर जो टाइम है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, जो पुलिस के समक्ष बयान दर्ज किए गए, जो माइनर लड़की थी उसके बयान दर्ज किए गए, 161 के अंदर उसके बयान दर्ज किए गए, तो टाइम ऑफ पुलिस ऑफिसर का वहां पे क्या हुआ, वेस्ट हुआ। द टाइम ऑफ कोर्ट, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हुई, जिसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और जो स्पेशल जज इसकी केस की सुनवाई करते हैं, सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाती है, तो उनका भी समय क्या हुआ, खराब हुआ। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पर क्या असर पड़ा, सोसाइटी में ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी ने अगर अपना ट्रूथफुल एफआईआर लॉन्च कराई गई है तो उसके बदले में आप डिफेंस लेने के लिए आप इस तरह के संगीन आरोप लगा सकते हैं। ओनली मिसयूज ऑफ द लॉ, केवल लॉ का मिसयूज किया गया है, डिफेंस पर्पज के लिए इसको यूज किया गया। पोक्सो जो कि एक गंभीर हेनियस क्राइम के लिए ऐसे सेक्शन लगाए जाते हैं, तो उसका भी दुरुपयोग किया गया। इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, जो हमारी आज की नई जनरेशन है, जो चिल्ड्रन है, उस पर भी इसका गंभीर इम्पैक्ट पड़ता है। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि मैंने पहले ही बताया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, इस जो 1989 एक्ट को जब बनाया गया तो उसका मुख्य उद्देश्य यह था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ कोई अत्याचार ना हो, उनके साथ सही व्यवहार हो, समाज में उनको अलग ना रखा जाए, वो मिल एक जगह पर सभी के साथ रह पाए, उनके साथ कोई भी शोषण ना हो, चाहे वो सिंपल शोषण हो, चाहे वो सेक्सुअली शोषण हो, तो किसी तरह का कोई शोषण ना हो। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट को बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोक्सो एक्ट, रेप ऑफेंस और शेड्यूल कास्ट, तीनों का ही दुरुपयोग हुआ। क्योंकि अगर ये एलिगेशन स्ट्रॉन्ग होते, अगर ये एलिगेशन ऐसा होता कि ये एलिगेशन जो माइनर गर्ल है उसके द्वारा सही रूप में लगाए गए हैं और उसके साथ ऐसी घटना घटी है, तो कभी भी उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज ना होता, कभी भी एमिकेबल रिजोल्व नहीं होता, क्योंकि कोर्ट भी इस चीज को अलो नहीं करती है। यानी कि ऐसे आरोप तब वापसी लिए जाते हैं जब ऐसा कोई ऑफेंस ना हुआ हो। मेरा ये मानना है कि किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को जो अंडर एज है, ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाने चाहिए अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अगर हाँ घटना हुई है तो आप मूव करो, एफआईआर के लिए मूव करो, कोर्ट की तरफ मूव करो, अगर फिर कार्रवाई कराओ। अगर आपके साथ ऐसी घटना हुई ही नहीं है तो ऐसे आरोप लगा के किसी को बेवजह परेशान करना यह किसी भी तरह से औचित्य नहीं है, किसी भी तरह से यह ठीक नहीं है। धन्यवाद।